हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर और मैं हूं आपका दोस्त विजय। इससे पहली वीडियो में हमने एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन के बारे में, इनकी लाइफ हिस्ट्री, बायोग्राफी और इनकी वर्क्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। अगर आप चैनल में नए हैं और यूके SSC इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको आने वाले टाइम पे जो है प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे रिलेटेड योर सिलेबस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ और साथ ही साथ आप इस वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आज की इस क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपने कितना स्कोर किया। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है एमिली डिकिंसन्स मिडिल नेम इज़। इनका मिडिल नेम क्या है? रोज़, अलाइस, एलिजाबेथ या फिर टेलर। तो जो है इनका मिडिल नेम था एलिजाबेथ। इनका मिडिल नेम एलिजाबेथ था, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं, एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। ठीक है, याद रखना इसको। कई लोगों के मिडिल नेम्स भी कई बार पूछे जाते हैं तो आपको पता रहना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिली डिकिंसन हैज़ रॉट। इन्होंने कितने लिखे थे पोएम्स? 392 पोएम्स, 175 पोएम्स, 1209 पोएम्स, नियरली 1800 पोएम्स। तो आपको, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा नियरली 1800 पोएम्स जो है इन्होंने लिखी थी अपनी पूरी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, व्हाट वाज द नेम ऑफ डिकिंसन सिस्टर इन लॉ विथ होम सी हैड एन अफेक्शनेट रिलेशनशिप। अफेक्शनेट जो रिलेशनशिप था इनका अपने सिस्टर इन लॉ का, उनका नाम क्या था? सुसैन लेन, सुसैन गिलबर्ट, सेर गिलबर्ट या सुसैन मोर्नो। तो इसका राइट आंसर, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होंगी तो आपको पता होगा सुसैन या सुजैन जो भी पढ़े, गिलबर्ट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ डिकिंसन्स पोस्ट माउस निकनेम। इनका पोस्ट माउस निकनेम क्या है? क्या इनको निकनेम दिया गया? द बैले ऑफ एमहर्स्ट, द बार्ड, द रिकल्सिव जीनियस, क्वीन रिकल्स। तो इनका जो पोस्टमाउस जो इनका निकनेम है वो है द बैले ऑफ एमहर्स्ट। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When was एमिली डिकिंसन बॉर्न? बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, December 15, 1815, December 10, 1813, May 8, 1820, December 1, 1825। लेकिन इसका राइट आंसर है हमारा December 10, 1830। याद रखिएगा इसे, 1830 में जो है इनका जन्म हुआ था दिसंबर में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मिडिल नेम जो है रिपीट हो गया है। 2 क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट हुए हैं। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हेन वाज डिकिंसन्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री पब्लिश्ड। इनकी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री जो है वो कब पब्लिश हुई थी? 1890 में, 1874 में, 1866 में, 1891 में। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो जाहिर सी बात है कि आप इसको बता पाएंगे। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है हमारा 1890। 1890 में जो है इनकी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय डिकिंसन इज अ। ये जो वर्क है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ये क्या है? नोवेल है, प्ले है, ऐसे हैं या पोएम है? तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, पोएम है। ठीक है, ये एक पोएम है। टाइप्स भी पूछे जाते हैं कि क्या है। सक्सेस इज काउंटेड इज अ लिरिक पोएम रिटन इन। ये जो सक्सेस इन इज काउंटेड स्वीटेस्ट है, ये एक लिरिक पोएम है और इसको कब लिखा गया है? 1859 में, 1860 में, 1861 में, 1862 में। तो मैंने जब ये आपको पढ़ाया था वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि सक्सेस जो है वो स्वीटेस्ट कब होती है? या तो आप 18 साल में सफल हो जाएं लाइफ में, या फिर आप अपने जीवन की जो 59 ईयर में अगर आप सक्सेसफुल होते। तो ये इसका राइट आंसर है, यानी इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, जाहिर सी बात है कि आपको याद भी हो चुका होगा। The epitaph of her tombstone, the Emily Dickinson's composed herself reads। तो इन्होंने अपने लिए एक एपिटाफ की एक लाइन जो है वो लिखी थी। वो क्या लिखी थी? द लिस्ट इज़ डन, रेडेम्पशन, ब्रिटल लेडी, जज टेंडरली ऑफ मी, कॉल्ड बैक। तो इसका राइट आंसर है कॉल्ड बैक। इन्होंने अपने एपिटाफ टॉम्बस्टोन के लिए जो एक स्टेटमेंट जो लिखा था वो क्या लिखा था? कॉल्ड बैक। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Emily Dickinson's use of open form और free words is comparable to the contemporary American poets. इनका जो free words या फिर इनकी open form है लिखने की, वो किसके साथ कंपेयर की जाती है, वो कौन इनके contemporary जो है पोएट थे, समकालीन पोएट थे? एन ब्रैडस्ट्रीट, रॉबर्ट लोल, वॉल्ट विटमैन, सेल्विया प्लैथ। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, वॉल्ट विटमैन। ठीक है, ये इनके कंटेम्प्रेरी पोएट भी थे, समकालीन। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन पोइट्री में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके कहीं ना कहीं ये जो वॉल्ट विटमैन है और एमिली डिकिंसन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। हु रॉट बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, द कैरेज हिल्ड जस्ट ओवर सेल्स एंड इमॉर्टलिटी। किसने लिखा है? ये जाहिर सी बात है, आपको ये वर्क दिख भी रहा होगा जहाँ पर मैंने बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, मैंने आपको इसके डेट्स भी याद करवाई थी। तो एडवर्ड एलिंगटन रॉबिन्सन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एमिली डिकिंसन, वेचेल लिंडसे। तो इसका राइट आंसर है एमिली डिकिंसन। ठीक है, ये वर्क जो है उनके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, What was the name of the young women social group that Dickinson joined in 1848? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1848 में इन्होंने किस यंग वुमेन्स जो है सोशल ग्रुप को ज्वाइन किया था? स्विंग सोसाइटी, डॉटर्स ऑफ द कॉन्फेडरेंसी, सिस्टर ऑफ सोल, फेलोशिप ऑफ क्रिश्चियन एथलीट्स। तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, स्विंग सोसाइटी को इन्होंने ज्वाइन किया था। स्विंग सोसाइटी 1848, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंग न्यूज़पेपर एडिटर हु पब्लिश्ड डिकिंसन्स फर्स्ट पोएम? वो कौन जो यंग न्यूज़पेपर एडिटर थे जिन्होंने डिकिंसन की फर्स्ट पोएम को पब्लिश किया था? ऑप्शन है डॉक्टर चार्ल्स वेटवर्थ, सैमुअल बोल्स, हेनरी इमोन्स, थॉमस वेंडवर्थ हिगिंसन। तो इसका राइट आंसर जो है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा, सैमुअल बोल्स जो हैं इन्होंने फर्स्ट पोएम जो है इनकी पब्लिश की थी और ये काफ़ी यंग जो है न्यूज़पेपर एडिटर भी थे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच न्यूज़पेपर पब्लिश्ड अ नंबर ऑफ डिकिंसन्स पोएम? वो कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जिसने डिकिंसन के जो है बहुत सारे पोएम्स को क्या किया था, पब्लिश किया था? द न्यूयॉर्क टाइम, द बॉस्टन ग्लोबल, द मैनिपोल्स स्टार ट्रिब्यून, द स्प्रिंगफील्ड रिपब्लिकन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द स्प्रिंगफील्ड रिपब्लिकन। ये इसका राइट आंसर है, आप इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा से मतलब इनके जो मैक्सिमम जो वर्क्स हैं, जो पोएम्स हैं, उनको इन्होंने ही जो है पब्लिश किया था। तो इसको आप याद रखिएगा, स्प्रिंगफील्ड रिपब्लिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हु फाउंड डिकिंसन्स सीक्रेट स्टैश ऑफ पोएम? इनके पोएम्स की जो सीक्रेट मतलब जो सीक्रेट्स हैं इनके पोएम्स जो इन्होंने लिखी थी, वो जो है किसको मिली थी वो? ठीक है, किसने उन्हें जो है प्राप्त किया था, किसने खोजा था? तो सुजैन गिलबर्ट डिकिंसन ने, लावनिया डिकिंसन ने, थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन ने, या फिर मैबल टॉट लूमीस ने? तो इसका राइट आंसर जो है वो है लावनिया डिकिंसन, क्योंकि ये इनकी सिस्टर थी और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने इनकी बहुत सारी पोएम्स जो है खोजी थी और साथ ही साथ बहुत सारी जलाई भी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सिस्टर को बोला था कि उन्हें जो है फायर कर देना। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इनकी सिस्टर हैं लावनिया डिकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर डिड डिकिंसन साइट एंड इंस्पिरेशनल? तो कौन से ऐसे यहाँ पर जो है राइटर हैं जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा जो उनके लिए इंस्पिरेशनल रहे हैं? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें कि पहले हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, दूसरे राल्फ वेल्डो इमर्सन, जैन ऑस्टन, चार्ल्स डिकेंस। तो इसका राइट आंसर है राल्फ वॉल्डो इमर्सन। याद रखिएगा, ये इनके सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल रहे हैं इनके वर्क को लिखने के लिए। ठीक है, इनको याद रखना, आप इंस्पायर हुए थे काफ़ी इनसे। डिकिंसन वॉज नो फॉर हर लिबरल यूज़ ऑफ विच पंक्चुएशन मार्क? ये किस पंक्चुएशन मार्क का ज़्यादातर यूज़ करती थी? सेमीकोलन, पीरियड, डैसेस, स्लैश। तो मैंने आपको बताया था कि ये डैसेस का काफ़ी यूज़ करती थी। जब भी कोई पोएम लिखते थे उसके पीछे से जो है डैसेस काफ़ी ज़्यादा इनके होते थे इनकी पोएम्स में। ठीक है, जब हम इनकी लाइफ हिस्ट्री बायोग्राफी पढ़ रहे थे तो मैं आपको बता रहा था उस टाइम ये बात। डिकिंसन मोस्ट ऑफन यूज्ड व्हाट स्टाइल टू कंस्ट्रक्ट हर पोएम? वो अपनी पोएम को लिखने के लिए किस स्टाइल का यूज़ किया करते थे? डायमीटर,
ट्राईमीटर, पेंटामीटर, नन ऑफ दीज। तो इसका ये आपको याद रखना है कि वो ट्राईमीटर में ही हमेशा जो है अपनी पोएम्स को कंस्ट्रक्ट करते थे, अपने स्टाइल को कंस्ट्रक्ट करते थे, ठीक है, ट्राईमीटर, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ पोएम बाय इमिली डिकिंसन। कौन सी पोएम जो है इमिली डिकिंसन ने लिखी है? ऑप्शन है माई बटरफ्लाई, घोस्ट, एडोनीस, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो है घोस्ट। ये पोएम इन्होंने लिखी थी। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर घोस्ट तो जो है एमिली डिकिंसन ने लिखी थी, तो बताइए माई बटरफ्लाई किसने लिखी थी? इसको आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि माई बटरफ्लाई किसने लिखी थी और माई बटरफ्लाई कब पब्लिश की गई थी, ठीक है। ये दो चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता भी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एमिली द मे वाइन वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। तो जो मे वाइन है वो किस साल जो है पब्लिश हुई थी? 1861, 1860, 1862, 1863। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन से आपको बताया था इनकी ज़्यादातर वर्क जो है 1861 में जो है पब्लिश हुए थे। तो आप याद रखिएगा, जितने मैंने आपको अलग से बताए थे उनको आप अलग याद रखिए। बाकी अगर कोई सा भी वर्क आ जाए तो मोस्टली वर्क्स जो इनके हैं 1861 में आए थे। ये आपको याद रखना है कि ऐसा हुआ था। अगर आपको कोई डेट याद ना आए और अगर आप चाहें इस पर एक रिस्क लेना तो आप ले सकते हैं कि उस टाइम पर आप 1861 लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके ज़्यादातर वर्क जो हैं, जितने इनके वर्क्स हैं वो 1861 में आए हैं। एमिलीज पोएम सनसेट वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। तो जो सनसेट है वो किस ईयर में जो है पब्लिश हुआ था? 1863, 1866, 1865, 1864। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1864, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। अब ये तो आपको आराम से पता ही चल जाएगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन राइट आंसर एमिली डिकिंसन है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। अब यहाँ पर इसका ईयर भी जो है मैंने आपको याद कराया था। मुझे ये उम्मीद तो है कि आप लोगों को याद होगा। एमिलीज फर्स्ट पोएम अ मोक वैलेंटाइन, देखो इंपॉर्टेंट भी है, फर्स्ट पोएम है अ मोक वैलेंटाइन, वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। ये किस साल जो है पब्लिश की गई थी? 1851, 1854, 1853, 1852। तो जो मोक वैलेंटाइन है वो जो है वो 1852 में जो है पब्लिश की गई थी। इसको आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेंजाज आर एमिलीज पोएम आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई पास अवे। 9, 5, 8, 4। कितने स्टेंजाज जो हैं इस पोएम में हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। इसका आंसर है आंसर नंबर डी 4 स्टेंजाज हैं इसमें, ठीक है। हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई पास अवे। Emily poem I felt a funeral in my brain was first published in। Important work है, याद भी रखना। I felt a funeral in my brain was first published in 1896, 1895, 97, 1898। ये आपके पास। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1896। 1896 में जो है I felt a funeral in my brain जो वर्क है वो पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिली डिकिंसन्स पोएम द सोल सीक्रेट्स हर ओन सोसाइटी। देखो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स भी हैं, इनको ध्यान देना। एक बार 2 बार अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत सारे वर्क्स याद हो जाएंगे। द सोल सेलेक्टेड हर ओन सोसाइटी वॉज फर्स्ट पब्लिश। ये किस साल पब्लिश हुआ था? 1889, 92, 91 या 1890, ठीक है। 4 ऑप्शन। और इसका जो राइट आंसर है 4 ऑप्शंस में वो है 1890 में, ठीक है। द सोल सीक्रेट हर ओन सोसाइटी 1890 में पब्लिश हुआ था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इन चीज़ों को आप जरूर नोट करें। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रेलवे ट्रेन। द रेलवे ट्रेन के ऑथर कौन है? तो यहाँ रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट बर्न्स, एमिली डिकिंसन, वॉल्ट विटमैन आए। तो आंसर इसका है एमिली डिकिंसन ने जो है द रेलवे ट्रेन जो है ये वर्क लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मे बी हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। व्हेन वॉज डिकिंसन द थर्ड पोइट्री कलेक्शन पब्लिश्ड इन। यानी जो इनका थर्ड पोइट्री कलेक्शन है वो कब पब्लिश हुआ था? तो मैंने आपको बताया था इनके 3 पोइट्री जो कलेक्शन है उसमें पहला वाला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा। तो यहाँ पर 1890, 1891, 1893, 1896। तो जो थर्ड इनका कलेक्शन था वो जो है वो पब्लिश हुआ था 1896 में, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फर्स्ट, सेकंड
को भी बताएंगे कि वो पोइट्री कलेक्शन जो है वो कब पब्लिश हुए थे, ठीक है, उनकी डेट्स बताएंगे आप मुझे, उस ईयर को बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि इन 30 क्वेश्चंस में से एक दो क्वेश्चन शायद रिपीटेड थे, तो 28 समथिंग जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको कुछ और ज़्यादा चीज़ें जानने को मिली होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे किसी दूसरी यूनिट की तरफ। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल में अगर नए हो तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें, और साथ ही साथ इन सभी MCQs को अगर आप एक दो बार, दो तीन बार ऐसे वॉच करेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद होने लग जाएंगी। आप ईयरफोन्स लगा के भी इसको सुन सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हर टाइम हम बुक्स के साथ नहीं पढ़ सकते। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान इस चीज़ को खासा ध्यान रखा था कि जब बुक्स पढ़ने में काफ़ी टाइम तक अगर आप थोड़ा सा इरिटेट फील करें तो कुछ टाइम आप ईयरफोन्स लगा के वीडियोस को सुन सकते हैं, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिवाइज़ हो जाती हैं और बहुत बेहतर जो है चीज़ें आपके लिए और परफेक्ट होती जाती हैं जो आप मेमोराइज़ करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा है कि यात्राओं के दौरान जर्नी जब मैं किया करता था तो मैं ईयरफोन्स लगा के इन वीडियोस को सुना करता था, जो बहुत सारी वीडियोस को सुना करता था, स्टोरीज़ वीडियोस को सुना करता था, जिससे कि जो आलतू फालतू का हमारा टाइम रहता है उस टाइम भी हमें यूटिलाइज़ करना है। और दूसरी बात ये, सफल होने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। यानी अगर आप लगातार निरंतरता से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इस बात की गारंटी होती है कि आपको सफल हो ही जाना है, क्योंकि जो निरंतरता जो है अपने सफलता के रास्ते में बरतता है, सफलता उसी को मिलती है। और जो अगर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, अगर आप दिन में गैप कर रहे हैं, 2 दिन बाद फिर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, 1 दिन गैप कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको माइनस की तरफ ले जाती है। ये मैं आपको श्योरली बोलूँगा। ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स जो मेरे साथी थे उनको मैं अनुभव बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं रूटीन ब्रेक होने से हमारी सफलता जो है हमसे दूर होती जाती है। समय इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको लगातार जो है कोशिश करनी है, लगातार पढ़ना है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक पूरे एटमॉस्फेयर में रख देंगे, यानी आपको क्या करना है कि आपको कुछ समय अपने आप को इस स्टडी के जाल में ऐसे फंसा देना है कि सुबह शाम उठते जागते आपके मन में एक ही ख्याल हो कि आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, नई नई चीज़ें जाननी है, ठीक है। जब आप ऐसा कर पाएंगे तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा कि एग्ज़ाम के टाइम पे, हालांकि आपके लिए अभी काफ़ी हैवी टाइम होगा, क्योंकि अगर आप बहुत पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सर भी भारी रहने लग जाता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आप जब धड़ाधड़ आंसर्स वहाँ पे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें, कैसे आप एग्ज़ाम हॉल में परीक्षा में क्या करेंगे, किस सेक्शन को पहले अटैम्प्ट करेंगे, कैसे क्वेश्चंस का चुनाव करेंगे, ये सारी एडवाइजेस जो हैं आपके बिफोर एग्ज़ाम में आपको ज़रूर दूंगा, जो मैंने अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अप्लाई की थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।